औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ISP स्टूडियो एंड यू वाचिंग द वॉइस ऑफ लॉ विद चौधरी फ़हीम। आप सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक तआला आप तमाम लोगों की तमाम तर इबादत कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इस फरमान से वाज़ह होता है कि रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है मासवाई उन हालात के कि जिनमें कोई एक्सेप्शंस मौजूद हों। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम ही नहीं बल्कि रूह की इंसानियत, फ़लसफ़ा इंसानी और इंसानियत को समझने का नाम है। रोज़ा सिर्फ जिस्मानी इबादत ही नहीं बल्कि रूहानी इबादत भी है। वॉइस ऑफ लॉ की इस एपिसोड में हम एहतराम रमज़ान पर बात करेंगे और इस तनाज़र में देखेंगे कि हमारे पास एहतराम रमज़ान के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस भी मौजूद है या नहीं है। आज इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, सर मोहसिन रज़ा साहब, जिनकी खिदमात ISP लॉ डिपार्टमेंट में अरसा तकरीबन 2 साल से बहुत ही ज़्यादा हैं, जिन्होंने हमारे लॉ डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है और आप ISP लॉ डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरर प्लस कोर्स कोऑर्डिनेटर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और मैं सर मशकूर हूँ कि आपने ISP लॉ डिपार्टमेंट से वक्त निकाला और इधर तशरीफ़ लेके आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले फ़हीम, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस टॉपिक पे, क्योंकि रमज़ान का महीना भी है जी और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया कि हम इसके ऊपर बात कर सकें। तो मैं आपका निहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। सर ये बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, रोज़े बड़े अच्छे जा रहे हैं। बल्कि ये सवाल तो मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि फ़र्ज़ है। और किसी शख्स से पूछना कि कैसे जा रहे हैं, तो आई थिंक अब आपने पूछ लिया तो कह दे तो कि अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन जो फ़र्ज़ इबादत होती है वो ना पूछी जाए तो भी ज़्यादा बेहतर रहती है। फिलहाल आप बताएं कि आप कि कैसे जा रहे हैं रोज़े। अल्हम्दुलिल्लाह और सर जी बेहतरीन जा रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप पूरे रोज़े रखें। जी सर, ये बताइएगा कि हमारे पास एहतराम रमज़ान के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 हमारे पास मौजूद है, जो कि उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में है। उनको डिस्क्राइब करता है कि आपने रमज़ान में आपके ऊपर क्या प्रोहिबिशंस हैं और आप क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ अलाउ है, क्या एक्सेप्शंस हैं और उसके ऊपर क्या पनिशमेंट्स हैं। सर ऑर्डिनेंस पहले बता दें कि ऑर्डिनेंस हमारी जनरल पब्लिक को बता दें कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। देखें, ऑर्डिनेंस और एक्ट में फ़र्क ये है कि एक्ट जो है वो प्रॉपर एक पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है, ठीक उससे जब बिल पास हो जाता है, ठीक है। जब एक हाउस में ओरिजिनेट होता है तो दूसरे हाउस में डिबेट होती है, एक प्रॉपर पार्लियामेंट प्रोसेस से हो के आता है, तो वो एक्ट बनता है। ठीक है। और जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं, वो बनाती हैं, या ठीक है। प्रेसिडेंट प्रोमulgate करता है, वो कोई लॉ बनाता है, तो उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, जिसकी लाइफ स्पैन है 120 डेज़। अच्छा और जो ऑर्डिनेंस 120 डेज से ज़्यादा चल जाते हैं, तो जब तक वो किसी ऑर्डर के तहत ख़त्म नहीं किए जाते तो वो इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है। और बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर आपने किसी ऑर्डिनेंस को किसी एक्ट के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो आप ऑर्डिनेंस को उसी तरह से उस प्रोसीजर के अंदर या उस प्रोसेस के अंदर लेके आते हैं, उस सर्कल के अंदर लेके आते हैं जिस तरह से आप एक्ट बनाते हैं। वैसे ही आप इंसर्ट करेंगे एक हाउस में, वहाँ पे डिबेट होगी, एक हाउस से ओरिजिनेट होगा, दूसरे हाउस में रेफर होगा, जो अमेंडमेंट्स होंगी अगर वो आती हैं तो होंगी, उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। जैसे भी बात हुई हमारी एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के ऊपर, जी जी तो इसके बारे में एक तसव्वुर ये भी किया जाता है कि जी एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस का इवन लाना या इन्फोर्स करना इट्सेल्फ जो है वो शायद बहुत सख्त चीज़ है, ठीक कि कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। लेकिन देखें, अगर आप इस्लाम ने आपको बहुत रिलैक्सेशन दी है। इस्लाम नाम ही रिलैक्सेशन का है। इस्लाम में अगर हम कहें कि रोज़ा फ़र्ज़ है, तो इस्लाम ने फ़र्ज़ के साथ ये एक्सेप्शन भी दे दी है कि वो लोग जो बीमार हों उनको एक्सेप्शंस भी हासिल है। ठीक है। तो ये बहुत नरम है। जब हम ठीक इसकी प्रोविजंस को देखते हैं तो फिर हमें ठीक है। समझ आती है कि जो एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस हैं जी वो सॉफ्ट इन नेचर हैं रेदर देन हार्ड इन नेचर। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि इसकी जुरिडिक्शन भी है कि ये कहाँ तक महदूद है, कोई इसकी जी, लिमिट है? एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जो हमारे पास इस टाइम मौजूद है, जो इन्फोर्स्ड है, वो इस टाइम पूरे पंजाब के ऊपर एप्लीकेबल है। बाकी सूबों में भी लागू है। उन्होंने सर्टन अमेंडमेंट्स के साथ सर्टन प्रोविजंस को चेंज करके अपने ठीक प्रोविंस के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक। जी।
सर अब ये बताइएगा कि पब्लिक प्लेस में जो लोग खाना खाते हैं, पब्लिक प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पब्लिक प्लेस बताएं हमें कि पब्लिक प्लेस क्या होता है, कौन सी ऐसी जगह हैं जो पब्लिक प्लेस में काउंट होती हैं। देखिए, पब्लिक प्लेस के बारे में भी इस ऑर्डिनेंस में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। ऐसी तमाम जगह जिसके अंदर आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके होटल्स हो गए, इसके अलावा रोड लेन्स हो गए, आपके ब्रिजेस हो गए, और इसके अलावा वो तमाम, इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहते हैं कि पब्लिक प्लेस क्या है, तो वो तमाम प्लेसेस, वो तमाम जगह जहाँ पे पब्लिक को एक्सेस हासिल होगी, उसको हम पब्लिक प्लेस डिक्लेयर करते हैं। मतलब जहाँ पे पब्लिक बासानी जा सकती जहाँ है। पे पब्लिक बासानी जा सकती है, जहाँ पे उनको पब्लिक लोगों को इकट्ठा होने की या लोगों को विजिट करने की एक्सेस हासिल होगी, तो वो पब्लिक प्लेस के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है सर, किन लोगों को प्रोहिबिशन है कि मतलब वो खाना नहीं खा सकते? देखिए, ऐसे तमाम लोग, वैसे तो जिन लोगों को इस्लामी असूलों के मुताबिक जिन पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, उन तमाम लोगों के लिए पाबंदी है। ना वो कुछ खा सकते हैं, ईटेबल्स को भी नहीं टच कर सकते, नहीं खा सकते, इवन के स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते। तो वो तमाम लोग जिनके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं, एहतराम रमज़ान जो ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि ऐसे तमाम लोग ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पब्लिकली पी सकते हैं, और ना ही ये लोग जो है वो स्मोक कर सकते हैं। और अगर कोई इस तरह का करता है तो उसके लिए सज़ा भी मौजूद है। ठीक है सर, हमें ये बताइएगा कि पब्लिक प्लेस में जो लोग इसको फॉलो नहीं करते, ड्यूरिंग रमज़ान भी इसको जो है वो फूड सर्व करते रहते हैं, इसके लिए कोई सज़ा है, कोई लॉ है हमारे पास? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग पब्लिक रिस्पेक्ट को डैमेज करते हैं, एहतराम रमज़ान के अंदर खलल पैदा करते हैं, या इस तरह की वोलेशन कमिट करते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल जी सज़ा मौजूद है, ऑर्डिनेंस के अंदर दी हुई है। और आप सेक्शन 3 जब एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 का स्टडी करेंगे तो उसमें आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा शख्स जो पब्लिक प्लेस में कोई ईटेबल चीज़ खाता है या कोई चीज़ पीता है या स्मोक करता है, तो ऐसे शख्स के लिए 3 माह की कैद भी हो सकती है, और साथ में इसको जो है वो 5,000 का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों चीज़ें भी उसको अलाउ हो सकती हैं। ठीक सर, ये बताइएगा कि इसकी कोई एक्सेप्शंस भी हैं कि किन किन लोगों पे मतलब एक्सेप्शंस हैं ये जी, उन तमाम लोगों के लिए जिनके ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं है, रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, उन लोगों के लिए है। इसके अलावा वो तमाम जगह, वो कैंटीन्स जो किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई स्टॉल हो, कोई कैंटीन हो, या कोई भी इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट हो जो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बीमारों के लिए हो, जो पेशेंट वहाँ पे हॉस्पिटल के होते हैं, के अंदर मौजूद होते हैं, उनके खाने के लिए हो, इस जगह को एक्सेप्शन हासिल है। इसके साथ कोई भी बस स्टेशन हो, कोई एयर स्टेशन हो, या ट्रेन हो, तो इस जगह पे जो स्टॉल्स होते हैं या कैंटीन्स होती हैं या इस तरह की कोई और इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो वो एग्जेम्पशन के अंदर आती है, वो इस एक्सेप्शन के अंदर फॉल करती है। इसके अलावा कैंटीन्स का ऐसी जगहों के स्कूल्स के अंदर होना, स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए अगर कोई स्टॉल्स या कैंटीन्स इस्टेब्लिश की गई हैं तो वो एग्जेम्पशन क्लॉज के अंदर फॉलो करती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनके लिए एक रिक्वायरमेंट और भी है, वो ये है कि अगर ये कैंटीन्स या इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स को ओपन रखते हैं तो वो भी उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि किसी किस्म का कर्टन डिस्प्ले करेंगे या उसको प्रॉपरली कवर्ड अप करेंगे ताकि वो पब्लिकली एक्सपोज ना हो सके, जो बाकी लोग हैं वो उसको ना देख सकें। तो कर्टन का जो यूज़ है वो लाजमी है। बाकी जो ये जगह जो मैंने मेंशन आपको की हैं स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इनको एग्जम्पशंस हासिल है। ठीक है जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। अभी हमारा इंफॉर्मेटिव जो सेशन है वो जारी है। इसमें हमने डिस्कस किया कि पब्लिक प्लेस क्या है और पब्लिक प्लेस में कौन कौन सी जगह हैं जो काउंट होती हैं, किन किन लोगों पे प्रोहिबिशन है और किन किन लोगों पे एक्सेप्शंस हैं। तो अभी हमारे साथ रहिएगा। ISP मुल्तान को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।
वेलकम बैक टू दी वॉइस ऑफ लॉ। जी हाँ, तो नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे थे कि एहतराम रमज़ान ऑर्डीनेंस क्या है, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रज़ा साहब। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। सर, ये बताइएगा कि जो थिएटर्स और सिनेमा हाउसेस हैं, उनके बारे में कोई ऑर्डीनेंस है हमारे पास? जी, उसी ऑर्डिनेंस के अंदर, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के अंदर ही प्रोविजन मौजूद है, जो कि साइनमा हो गया, थिएटर हो गया, या इस तरह की और भी इस्टेब्लिशमेंट्स जो है जो इसके एम्बिट के अंदर आती हैं, वो तमाम को ये कवर करते हैं। और ऐसी तमाम जगहें भी एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस में जो है वो प्रोहिबिट की गई हैं कि इनको भी ओपन नहीं किया जा सकता, इनको भी कैरी आप नहीं कर सकते, इस तरह के कोई भी प्रोग्राम आप नहीं चला सकते। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आफ्टर द सनसेट एंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 3 hours फ्रॉम द सनसेट, ठीक है। कि जब सनसेट होगा उसके एक्सपायरेशन के भी 3 घंटे बाद, सनसेट होने के भी 3 घंटे बाद जो है वो इस तरह की चीज़ें बाद में अलाउ होती हैं। अदरवाइज़ जो है वो साइनमा हो गया, साइनमा हॉल हो गया, साइनमा सिटिंग्स हो गई, थिएटर्स हो गए, और इस तरह की तमाम इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के तहत प्रोहिबिटेड है। सर, अगर इसको कोई वायलेट करता है तो फिर इसकी कोई सज़ा? जी बिल्कुल, अगर कोई इसकी वायलेशन करता है तो इसकी भी सज़ा जो है वो इसी ऑर्डिनेंस के अंदर अवेलेबल है, जिसमें 6 माह की जो कैद है वो अलाउ है, और साथ में 50,000 तक जो जुर्माना है वो भी है। ठीक है। सर, अगर कोई पब्लिक प्लेस पे कोई होटल जो फूड सर्व कर रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं और अक्सर देख रहे होते हैं कि जो होटल्स हैं जो पब्लिक प्लेस पे स्पेशली बने हुए हैं वो ओपन रहते हैं, या उसमें जो मैनेजर्स हैं या प्रोप्राइटर्स हैं या सर्वेंट्स हैं वो खाना भी सर्व कर रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो पब्लिक प्लेस में किसी भी होटल के अंदर एज अ प्रोप्राइटर या एज अ मैनेजर या एज अ सर्वेंट या किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर खाना सर्व कर रहे हैं तो ये भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है। तो आप पब्लिकली ये चीज़ भी आप रमज़ान के अंदर नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए भी आपको जो है वो सज़ा हो सकती है, जिसमें 3 माह की कैद और 50,000 तक जुर्माना भी हो सकता है, या कोर्ट चाहे तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों सज़ाएं एक साथ भी दे सकती हैं। और ये फ़हीम आपको मैं बताऊं कि ये बहुत कॉमन है। ठीक। और इसमें मैं बल्कि इस शो की मदद से ये कहना चाहूँगा, इसकी मदद से, कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उनको चाहिए कि वो पिक एंड चूज़ ना करें। ठीक है। वो पिक एंड चूज़ ना करें कि किस होटल को रियायत करनी है, किस रेस्टोरेंट को रियायत करनी है, बल्कि उनको चाहिए कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की जो परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसको करवाए और तमाम के साथ यकसा सलूक करे। रूल ऑफ लॉ। किसी को, हाँ जी, अगर आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, किसी को फाइन कर रहे हैं, तो वो इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है सर, इसका कोई ट्रायल वगैरह मतलब कहाँ पे होता है, कोई इसका बताएं? जी, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे कोई खाना इस तरह का सर्व किया जा रहा है या इस ऑर्डिनेंस के किसी भी प्रोविज़न की वायलेंस की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट को और उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो इस जगह में एंटर भी हो सकता है। एंटर होने के बाद ऐसे शख्स को जो इसके किसी भी प्रोविज़न की वायलेशन करे तो उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट को और साथ में असिस्टेंट कमिश्नर को ये इख्तियार हासिल है। ठीक है सर, ये असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या प्रोसीजर है, मतलब वो गिरफ्तार करेगा तो कैसे फिर? देखें, अब पहली बात तो ये कि अगर मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करता है खुद से, तो उसके पास पावर्स हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ 260 एंड 262 एंड 265 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कि वो चाहे तो वो स्पेशली मजिस्ट्रेट जो इम्पावर है कि वो समरी वे ऑफ ट्रायल कंडक्ट करवा सकता है। अगर वो इम्पावर्ड है तो फिर वो वहीं पे चाहे तो उसका समरी ट्रायल भी कंडक्ट कर सकता है और वहीं पे उसको सज़ा भी दे सकता है। और इन केस अगर असिस्टेंट कमिश्नर उसको गिरफ्तार करता है तो उसको गिरफ्तार करने के बाद अगर तो वो पर्सनल बॉन्ड जो है वो इशू हो जाता है, तो अदरवाइज अगर इशू नहीं होता देन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको रेफ़र किया जाएगा और वहाँ पे उसकी रिटन कंप्लेंट जो है वो साथ दी जाएगी। ठीक है सर, ये कितनी देर में पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है और बहुत कॉमन भी है, और ये आई थिंक अब तक तो सबको आइडिया इसका होगा, क्योंकि हम बहुत सारी वॉइस ऑफ लॉ के एपिसोड्स में इस चीज़ का जिक्र भी आ चुका है, और ये फंडामेंटल राइट में भी है, और इसके अलावा इसके ऊपर रिट्स भी होती हैं कि अ पर्सन शुड बी प्लेस बिफोर द मजिस्ट्रेट और बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम हिज अरेस्ट। तो इसमें भी यही है कि जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो है आप पुलिस स्टेशन में विद इन 24 आवर्स वहाँ से आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, और उसके साथ आप रिटन जो कंप्लेंट है, और रिटन कंप्लेंट के अंदर क्या चीज़ स्टेट की जाती है, रिटन कंप्लेंट के अंदर वो तमाम वोलेशंस और उसका सरकमस्टांसेस
ठीक है। और वो तमाम सरकमस्टांसिस कंप्लेंट के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं जिन सरकमस्टांसिस की वजह से उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक और फिर उसको प्रोड्यूस किया जाता है विद इन 24 आवर्स। ठीक। सर बेहद मशकूर हैं आपके लिए, आपने हमें खुसूसी टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में आए। चूँकि रमज़ान का महीना था और एहतराम का महीना था, ये टॉपिक जो इंतहाई ज़रूरी था। और मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि एहतराम रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन थी, जिसमें आपने देखा कि किन किन लोगों पे प्रोहिबिशन है और किन किन लोगों पे एक्सेप्शंस हैं। पब्लिक प्लेस क्या है, पब्लिक प्लेस में कौन कौन सी जगह हैं जो काउंट होती हैं, इसका ट्रायल कहाँ पे चल सकता है, इसकी जुरिडिक्शन जो है वो कहाँ तक महदूद हैं, और कितने वक्त में इसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ये थी हमारी आज की रमज़ान ट्रांसमिशन, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और ISP मुल्तान को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।